अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और जनाब मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा आज के दिन और हम सब के लिए भी और पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर जो पैलेस्टाइन में फ़लस्तीन में हो रहा है अपने बहन भाइयों के हवाले से भी ज़रूर उन्हें अपनी दुआ में याद रखा करें। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर हम किसी अच्छी चीज़ के साथ, अच्छी एडवाइस के साथ या कोई ऐसी कहानी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब जिससे हमें कोई लाइफ लेसन ज़रूर मिल रहा हो। और आज भी हमने ऐसा ही करना है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना तो आपको अपनी सोच सोल्यूशन सेंट्रिक बनानी होगी, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। क्योंकि कामयाब लोग ज़्यादा जो ध्यान है ना उस चीज़ पर नहीं देते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मसाइल कितने हैं, बल्कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनके पास सॉल्यूशंस कितने हैं। हम इसी तरह की शख्सियत बनते हैं जिस तरह की चीज़ों पर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है। एक अंग्रेज़ी का मक़ूला है, अंग्रेज़ी का सेंटेंस है कि वेयर एवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़, यानी कि जहाँ कहीं भी आपका ध्यान जाता है ना आपकी सारी की सारी एनर्जी वहीं पर लगती है। और अगर आपका ध्यान ही सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो हमारे थॉट्स में प्रॉब्लम्स ही चलेंगी, ना कि सॉल्यूशंस चलेंगे। हमारी जो सोचें होंगी वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी और इस तरह हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डिस्पर्सिव और नेगेटिव बन जाती है। हमें चाहिए है अपनी ज़िंदगी में कि सॉल्यूशंस पर गौर करें कि हमारे पास जो भी मसला या हमारे परेशानी आ जाती है उसके मुमकिना सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं हमारे पास, हम उनके बारे में किस तरह हल ढूंढ सकते हैं। इस तरह सोचेंगे ना तो आपका जो दिमाग है ना वो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिएटिव आइडियाज़ पैदा करना शुरू कर देगा। इस तरह का माइंडसेट एक ब्रेव और स्ट्रॉन्ग कह ले कि एटीट्यूड बनाने से ही बन सकता है। अब मेरा बात करने का ये मकसद था कि कैसी भी कंडीशन हो आपकी ज़िंदगी में उसमें पैनिक नहीं होना है। क्योंकि हम लोग थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद अब इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा और ये ख़याल भी हमारे जहन में नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा क्या बनेगा, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, वो नहीं आया तो क्या बनेगा हमारा। क्योंकि ये चंद अल्फाज हैं, चंद लाइनें हैं जो हम हर किसी को बोलते हैं और अपने लिए भी बोलते हैं और दूसरों के लिए भी बोलते हैं। क्योंकि ख़याल ही से मसले हैं और ख़याल ही से मसलों का हल भी मिलता है। लेकिन ये बात अलग है कि हमें चीज़ों के नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा कह ले कि नज़र दौड़ती है हमारी, हम उसके ऊपर ज़्यादा कह ले कि फोकस्ड होते हैं। मगर उसकी आड़ में कभी भी ऐसा ना हो कि हम हमारे फेयर्स को अपने ऊपर हावी कर लें, खुद ही अपने खौफ तले इतने ज़्यादा दब जाते हैं कि जनाब हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो याद रखें कि नाकामी का खौफ अक्सर औकात नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनता है। क्योंकि हम लोग उससे इतना डर जाते हैं कि हम जो पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है, हम वो ही नहीं उठा पाते अपनी ज़िंदगी में और सारी ज़िंदगी हम नाकाम रह जाते हैं। खौफ होना ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात भी है, पर उस तरह का खौफ जो आपकी हिम्मत को दबा दे, आपकी आगे बढ़ने की सलाहियत को आपसे छीन ले, उसे अपने ऊपर हराम समझे। हर मैदान में हिम्मत और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें ताकि आप किसी भी मुश्किल से आसानी से, बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। और जब भी, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो अल्लाह ताला ने उसका सॉल्यूशन भी हमें दिया होता है, हमारे सामने ही होता है। लेकिन हम उस परेशानी में इतना गिर जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप के ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हमें वो सॉल्यूशंस नज़र नहीं आ रहे होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अपने चाहने वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द जो आपके साथ मुखलिस हैं, उनके साथ मुशावरत करना बहुत ज़रूरी है। उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप बात करते हैं तो आपको 100 सॉल्यूशंस निकल आते हैं जो आपके माइंड में नहीं आ रहे होते, जो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी परेशानी के पीछे छुप जाते हैं। तो इसलिए लोगों से बात करना, अपनी परेशानी बताना और
वो सॉल्यूशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और ये कामयाबी का भी एक उसूल ही समझ लें आप, कि आपको 100 तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपने उनमें से देखना है कि आपका मुखलिस कौन है, आपका अच्छा कौन चाहता है और आपका बुरा कौन चाहता है। तो ये ज़िंदगी के कुछ गुण होते हैं जो हमें मेरे ख्याल से सीख लेने चाहिए, और ज़िंदगी बेहतर करने के हवाले से और ज़िंदगी को संवारने के हवाले से। हम सभी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, खुशहाल गुजरे, लेकिन उसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि बैठे बैठाए हमें हर चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कुछ चीज़ें आपको गेन करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये हर फील्ड में है। अगर आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, इवन दो कि कहा जाता है कि जनाब अगर आप शादी भी करते हैं ना, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ही छोड़नी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हर फील्ड में आपको ये काम आएंगी। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेहत का ध्यान दें, तभी आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जनाब ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे कोई ना कोई लेसन आप लोगों को ज़रूर हासिल होगा, जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और आपकी ज़िंदगी ज़रूर संवरेगी। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और अब क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन बाकी रहेंगे इलेक्शन में, और हर तरफ हमें गहमा गहमी नज़र आ रही है इलेक्शंस की। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, रैलीज़ निकाली जा रही है, जलसे हो रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, बैनर्स हमें वहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम 3 जो मेन हलके हैं लाहौर के, वो तो हम आपको दिखा चुके हैं। तो जनाब आज हमने आपको लेकर चलना है NA 122 में, जो कि ख्वाजा साद रफ़ी का हलका है, और वहाँ की क्या सूरत हाल है, और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो PTI से लतीफ़ खोसा जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उस हलके की क्या सूरत हाल है, लोगों का फीडबैक क्या है वहाँ का, उस पर बात कर लेते हैं। गुलशेर हमें वहाँ पर लेकर चलेंगे और वहाँ की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी गुलशेर बताइए। NA 122 में हम मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे कि वो 8 फरवरी को किसे वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से ही रहने वाले हैं? जी मैं यही कर रहा हूँ। किसे वोट देंगे? वोट पाकिस्तान की इज़्ज़त का, पाकिस्तान के वक़ार का और पाकिस्तान की बका का। वोट इमरान खान। किसे वोट देंगे आप? मैं किसी को भी नहीं दूँगी। क्यों? मुझे तो कोई पसंद नहीं है, किसी में इतना कैलिबर ही नहीं है कि वो हमारी गवर्नमेंट को संभाल सके। 8 में किसे वोट देंगे? 18 में? 18 में मैंने दिया था PTI को। तो अब नहीं देंगे वोट? नहीं मैं नहीं दे रही हूँ, मायूस हो चुकी है? बिल्कुल सबसे मायूस है। 100% मायूस है, सबके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। सियासत से 100% मायूस है हम लोग। 8 फरवरी को किसे वोट देंगे? किसी को नहीं देने नहीं। वोट तो देना मेरी तरफ से तमाम सियासतदानों पर ये आप इस वक्त लोगों के जज्बात देख रहे हैं, लोग मायूस हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। जी जी किसे वोट देंगे? जी मियाँ को सर, मियाँ को। क्या वजह? नून लीग को सर। नून लीग को काम बहुत करते हैं। काम करते हैं? हाँ जी। यानी कि 8 फरवरी को आप शेर को इंशाल्लाह शेर पे मोहर लगाएंगे सर इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। किसे वोट देंगे? शेर को ताजी पीपल पार्टी ਨੂੰ नवी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। बिलावल को वोट? हाँ जी बिलावल भाई किसे वोट देंगे? शेर को। क्या वजह? उन्हें काम बड़े कराए ने जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर। क्या वजह है? बस यही पंजाब का काम बहुत ज़्यादा करवाया। क्या करवाया? न्याजी ने क्या करा? कुछ भी नहीं। ये यू टर्न लूँगा, ऐसे करूँगा, यही बातें हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देंगे? नून लीग को। क्या वजह? अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरह से अच्छा चाह रहे हैं, मुल्क के साथ सड़कें बनाई हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ काम किया है सड़कों के ऊपर भी और वर्करों के पास। किसे वोट देंगे भाई? जी नून लीग को। क्या वजह? वजह यह है कि जितनी डेवलपमेंट नून लीग ने की है जी, आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं दिखेगी इतनी डेवलपमेंट। बाबा 8 ये आपने सुन लिया, ये शेर को वोट देंगे। शेर को। नून लीग को शेर को देंगे, मियाँ नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को वोट देंगे। हाँ जी शेर किसे वोट देंगे? शेर शेर को वोट देंगे। क्या वजह है? बहुत शेर माशाल्लाह उन्होंने साढ़े वास्ते बहुत कुछ किया है। NA 122 के अगर बुनियादी मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को पीने का साफ़ पानी उनकी बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बनी हुई हैं बहुत सारी गलियों में, लेकिन ये जिस गली में मौजूद है, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर गलियाँ भी टूट फूट का शिकार हैं, तारें लटक रही हैं जो किसी भी हादसे का बाइस बन सकती हैं। जबकि यहाँ पर सीवरेज का जो मसला है वो भी यहाँ के जो ना बुनियादी मसाइल उनमें शामिल है। भाई 8 फरवरी को किसे लग? इमरान खान। क्या वजह?
क्या वजह? ऐसे ही अच्छा है लीडर। पसंद है आपको? जी बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इंशाल्लाह सर वोट दूंगा तो तरीके लाभाई को। टीएलबी को वोट? हाँ भी किसे वोट देंगे आप? इंशाल्लाह इमरान खान को। किसे? इमरान खान को जी, इमरान खान। क्या वजह है? वजह बिला वजह ज़रूर देना ही उनको, और रीज़न ही कोई नहीं है। क्या दे, कोई रीज़न नहीं है, बस देना ही इमरान खान। इमरान खान को वोट देना। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इस इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? कैसे आइडेंटिफाई करें? के पे और आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी जो वेबसाइट है पीटीआई की, उसको लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर अवेयरनेस के लिए जो है ना, पीटीआई के भी जो कुछ कारकुन उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया इस हल्के के अंदर। तो अब जैसे हम भी कहीं पे बैठे होते हैं, 10-20 लोग होते हैं, उनको हम उसके बारे में बताते रहते हैं कि भाई ये हल्का है और ये इंतखाबी निशान है, इसको वोट डालना है आपने। नाज़रीन, NA 122 में हम मौजूद थे, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। गुलशेर हमारे साथ मौजूद थे NA 122 से, जहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो लतीफ़ खोसा जो PTI से लड़े हैं, और वहाँ की सूरत हाल हमने जानी, क्योंकि आवाम की फ़ीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब किस हल्के में क्या काम हो रहा है, वहाँ की क्या सूरत हाल है और उनका ख़ास तौर पर फ़ीडबैक कौन सा है, उन्होंने वोट किसको कास्ट करना है। तो मिले जुले से आज भी हमें जो रिएक्शंस हैं, ये रद्द अमल है, वो हमारे सामने आया है। तो आज के लिए गुलशेर आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से कि जनाब हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ओवरऑल अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जनाब बहुत से लोग हैं मुझ समेत जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हम तो चले रोज़ाना की बुनियाद पर हमने बाल बनवाने होते हैं, हेयर स्टाइलिंग करवानी होती है, ब्लो ड्राई होता है, स्ट्रेटनिंग होती है, तो हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग जो अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, ओवरऑल केयर नहीं करते हैं, उनका हेयर फॉल बहुत होना शुरू हो जाता है, बॉल्डनेस होना शुरू हो जाती है, थिननेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है उनके बालों में। और यूजुअली अगर कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 100 से 200 अगर आपके बाल गिर रहे हैं एक दिन में तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके पीछे है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वो एड्रेस होगी किसी डॉक्टर के पास जाके, और वो आपको बताएगा कि आपने अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं करनी है। आजकल ये हो रहा है कि एक तो सोशल मीडिया का दौर है, दूसरा एडवर्टीज़मेंट इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ों की जाती है जिसमें आप कह लें कि मल्टी वाइटामिन्स आ जाते हैं, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम इधर उधर से सुनते हैं कि ये सप्लीमेंट्स खाओ, आपकी बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो क्या उनका फ़ायदा है या हमें नेचुरल डाइट पर ही जाना चाहिए? आज हम इस पर बात करेंगे कि हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए जो हमारे जो हेयर्स हैं उनको अच्छा करे, उनकी हेल्थ को अच्छा करे और हमारी ग्रोथ जो है ना वो अच्छी हो। तो इस पर बात करने के लिए तैयबा बाबर इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तैयबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यूजुअली गर्मियों में भी होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो सर्दियों में मेरा और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, ये आज ही आप हमें एड्रेस करेंगे कि क्या वजह हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं हेयर फॉल के। मनीबा बिल्कुल ठीक आप कह रही हो कि विंटर्स में क्या होता है कि हेयर फॉल के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 100 to 200 जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है। पर डे जो है अगर आप हेयर कम करें तो बहुत ज़्यादा वो बाल जो है आपके हाथ में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अगर तो इतने रेंजेस पे आपको निकल रहे हैं उसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो है आपके कोई इशू है, जैसे सम फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। आप किस माहौल में आप सर्वाइव कर रहे हैं या फिर क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्री में, उन्होंने अपने बालों का कवर नहीं किया हुआ, तो उस बेसिस पे भी क्या होता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा जो है होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके रूट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह अगर किसी को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, स्पेसिफिकली हार्मोन्स के मसले फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक PCOS है, ठीक है। आजकल फीमेल चाहे वो ओबीस है या फिर थिन है, वो
बोथ कैटेगरी की फीमेल्स को जो है PCOS डायग्नोज हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं होती है। उस केस में क्या होता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपके मूड स्विंग्स एक्स्ट्रा चल रहे होते हैं, आपके जो है आपकी डाइट जो है उस लिहाज से अच्छी नहीं जा रही होती, क्योंकि कभी आपने खाना है कभी आपने नहीं खाना, आपको प्रॉपर डाइट ही आपने नहीं ले रहे। स्ट्रेस का डायरेक्ट जो रिलेट करता है ना आपके इम्यून पे करता है, इम्यून ने डायरेक्ट अटैक करना है आपके हेयर्स के ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रेस लेते हो आपका डाइट अफेक्ट होती है, आपकी डाइट अफेक्ट हो रही है। आप समझे कि अगर आपका स्टमक अफेक्ट हुआ है ना, सबसे पहले आपके चेहरे पर आता है। एग्जैक्टली, वो आपका चेहरा अजीब सा होना शुरू हो जाता है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे ही है जब आपका क्योंकि स्टमक जो है ना वो मेजर चीज़ है आपको, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, और अगर वही नहीं प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा, अगर वहीं पर जो है, क्योंकि आपके जो है डाइजेशन आपके स्टमक ने करना है, फिर इधर आपकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आपके जो डाइजेशन आपने जो न्यूट्रिएंट्स से लिए हैं वही प्रॉपर नहीं आपके उधर डाइजेस्ट हो रहे, एब्जॉर्ब हो रहे, तो आपके जो हेयर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वही आपको प्रॉपर नहीं मिल पाते, और आपके आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप हेयर रूट्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपके स्कैल्प में जो है स्केलीनेस जो आप देखोगे जगह जगह पैचेस बने हुए होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को जख्म भी बने होते हैं, ठीक है, वो इस तरह होते हैं कि जैसे अगर आप बड़ा ईची स्कैल्प हो जाता है, वो खारिश कर करके, एग्जैक्टली, कि उनके डेंड्रफ आ जाती है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर वे में उसको ट्रीट, अगर एग्रेसिवली ट्रीट भी कर रहे हो ना, उस वजह से भी जो है हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन आगे आपका डाइट आ गई, न्यूट्रिशन आ गया। अगर आपकी डाइट में कुछ ऐसे फैक्टर जो कि आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी, उसकी डेफिशिएंसीज की वजह से भी क्या होता है कि आपका जो हेयर ब्रेकेज होती है या फिर दो मुँह में बाल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अब आप एंकर हैं, इसमें क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में रोज़ाना ब्लो ड्राई हो रहा है, ठीक है, और रोज़ाना जो है वो आपने स्ट्रेट करना है, कर्ल करना है, तो इसके थोड़े प्रिकॉशंस इस तरह किए जा सकते हैं कि अगर आपने हेयर जो है स्ट्रेट कर रहे हैं तो उसको जो है लाइट उसकी जो है हीट रखें, तो उसको जल्दी उसका हेयर करें, ठीक है, ये एक प्रिकॉशंस में आ जाता है। देन अगर आप ब्लो ड्राई करें तो 6 इंचेस के फासले पे रख के आपने जो है ना ब्लो ड्राई करें, मतलब आपकी सीधा रूट्स पे जो है ना स्कैल्प पे उसकी हीट ना पड़े, आपके बस ऊपर चीज़ें जो है ना वो आप कर रहे हैं हीट, तो उससे क्या होगा, अफेक्ट आपकी स्किन अफेक्ट नहीं होगी, आपके सिर्फ वो ड्राई जो है हेयर स्ट्रेट हो रहे होंगे या फिर आपके वो ड्राई हो रहे होंगे, इस वजह से जो है वो थोड़ी प्रोटेक्शन आ जाती है। या आप हीट प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइलिंग करने से पहले, स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई करने से पहले, या कर्ल्स अगर आपने करने तो उससे पहले हीट प्रोटेक्टर यूज करें। ऑयलिंग का आपका मस्ट होना चाहिए कि आपने हफ्ते में कितनी दफ़ा ऑयलिंग करनी है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसे हफ्ते में अगर आप जैसे रोज़ाना आपको मजबूरी है ब्लो ड्राई की या फिर स्ट्रेट करने की, या कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, उन्होंने रोज़ाना जो है वो स्ट्रेट करना है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपने नाइट में जो है सिर्फ आधे घंटे के लिए ऑयलिंग कर लें, ठीक है, ऑयलिंग कर लें। वो ऑयल जो है अक्सर जो हमारी नानी दादियाँ बताती हैं बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स वो देते हैं, जैसे हमारा सरसों का तेल है या कोकोनट ऑयल है, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, उनको शाइन, उनको एक तरह से बाल, क्योंकि आपकी खूबसूरती, एक फीमेल की खूबसूरती उनके बालों में होती है, ठीक है, अगर वो उसी में जो है जान ही नहीं है, लाइक बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो उसमें जो है फिर वो चीज़ खूबसूरती का एक एलिमेंट है वो उस तरह नहीं आता है, जिस तरह अगर आपके बाल घने लंबे खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, शाइनी नज़र आ रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल ही एनहांस करना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा मुझे तैयबा ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर हमारी डाइट में नहीं होंगे तो हमारा हेयर्स के जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते ही जाएंगे, एग्रीवेट हो जाएंगे, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं? हमारी जो हेयर के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आपने सुना है बायोटिन, हाँ। जितने भी डाइटिशियंस होते हैं उन्होंने स्टार्ट ही बायोटिन से करना होता है। क्यों करना होता है? बायोटिन हमारा ना विटामिन बी की कैटेगरी में आता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वो हमारी बॉडी में जैसे उसने जाना है उसने फ़ौरन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है, वो हमारी बॉडी में जो है रहता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो जो अगर आप उसका सप्लीमेंट लेते हैं ना वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप अगर डाइट से भी लेना चाहे आप उसको डाइट में डिफरेंट जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकते हैं, आप प्रोटीन सोर्सेज से भी आपको मिल जाता है जो
कैरेट्स हैं उसके अंदर, गाजर है उसके अंदर बहुत अच्छा सोर्स है इसका बायोटिन का। और करी लीव्स होते हैं, जो करी पत्ते होते हैं, फीमेल्स अक्सर उसको जो है अक्सर वो ड्राइड फॉर्म में हमें मसालों की फॉर्म में भी मिलता है, वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, वो बहुत अच्छा है। आप उसको अगर आप लेते हैं वो उसमें बायोटिन होता है। DHT एक ब्लॉकर है, अगर आप किसी भी सप्लीमेंट में देखेंगे ना तो उसके अंदर बायोटिन होगा और साथ में DHT ब्लॉकर होगा। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके बालों को ख़राब भी करता है अगर और ये सप्लीमेंट्स में इसलिए ऐड करवाया जाता है ताकि ये उस चीज़ को ब्लॉक करे और आपके बालों को जो है ना वो आपके उस चीज़ को उसकी रीग्रोथ करवाए, ठीक है, उसकी रीजनरेशन होगी तो उससे क्या होगा कि आपके बाल जो है स्ट्रॉन्गली ग्रो करेंगे, आपके अगर बेबी हेयर्स है वो टूटेंगे नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। और इस बायोटिन के अलावा आपके पास आता है आयरन, ठीक है। आयरन जो है, आयरन डिफिशिएंसी तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें आयरन डिफिशिएंसी होती है, तो उसमें क्या होता है, आपने सबसे पहले प्रोटीन सोर्स आयरन प्रोटीन से रिलेट करता है ना। आयरन ने क्या करना है, आपके ऑक्सीजन को बाइंड करना है, कैरी करना है, उसने फिर आपका खून बनाना है। जब आप आयरन ही प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं डाइट में, अब आयरन किन किन चीज़ों में होता है, आयरन बेसिकली वैसे भी कहा जाता है तैयबा कि हमारी जो 1/3 पॉपुलेशन है वो आयरन डिफिशिएंसी का शिकार है, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें खवातीन भी, और इवन दो कि मर्द हजरात भी कुछ ऐसे जिनमें आयरन डिफिशिएंसी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आयरन जो है, आयरन हमारे पास आता है मीट में आता है, मटन में आता है, हमारे पास फिश है, चिकन है। हम अगर सोयाबीन जो होते हैं ना, सोयाबीन हमें वैसे जो है नॉर्मल मार्केट्स में नहीं मिल रहा होता है, हमें जो है ये सुपरमार्केट से लेना पड़ता है। वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आयरन का, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। आप नट्स ले सकते हैं, ठीक है, नट्स बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। और दूसरा जो है, आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं, वो आयरन रिच सोर्स है। अब आयरन में एक चीज़ थोड़ी इस तरह भी देखी जाती है, अगर कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट है या वो नहीं खा सकता, वो उनको थोड़ा सा जो है डर्माटोलॉजिस्ट साथ में डाइटिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स फिर उस चीज़ को फिर अफेक्ट करते हैं, वो आपको फिर फ़ायदा देने के लिए नुकसान करेंगे। इसी तरह जो है फैटी एसिड्स हमारी जो है बॉडी में बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है, नट्स में आ जाता है, हमारे पास फिश में आ जाता है, फिश में आ जाता है, फिर नट्स में हमारे पास जो है आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पीनट्स हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके बालों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास आते हैं विटामिन D है, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे अगर पेशेंट आ रहा है ना जिनको हेयर का मसला है, मैं उनको पहले टेस्ट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपके अंदर कोई इशू चल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं या फिर हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर करता है। जब तक आपके टेस्ट आपको नहीं वो आप दिखाते हैं, तब तक हम उस पर्सन को ये रेकमेंड नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ बिल्कुल या तो सिर्फ डाइट, अगर तो उसको इशू आ रहा है आयरन का या विटामिन, क्योंकि विटामिन D भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है हेयर के लिए, ठीक है। तो विटामिन D, आयरन, इसका लाजमी जो है वो टेस्ट मैं करवाती हूँ, ठीक है। और बाकी डाइटिशियंस को भी करवाना चाहिए, अगर सामने वाले की जो है कंडीशन को आपने बेहतर तरीके से चलाना है, तो ये दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि उसका CBC क्या है, HB किस लेवल पे है, आयरन किस लेवल है। 600-700 के अंदर उसका जो है वो टेस्ट हो जाता है। अगर आप एक हफ्ते में बर्गर 1500 में खा सकते हैं तो फिर टेस्ट तो अपनी जान के लिए तो एक 6 माह के अंदर एक बार तो आप करवा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी आप करवाएं। वैसे भी खवातीन बड़ा कंसर्न होती हैं अपनी स्किन को लेके, अपने बालों को लेके, वो तो करा ही लेंगी। हाँ ऐसे ही है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको ये होता है कि हम जो है जंक खाते रहे, ठीक है, लेकिन इस तरफ नहीं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में जितने जिसके पास जितना पैसा होता है ना वो उतना थोड़ा कंजस्टेड होता है खर्चने के मामले में, कोई डॉक्टर उसको कहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है फिर उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा डराना पड़ता है कि भाई ये करो, वरना जो है इस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं आपको मिल पाएंगे, ना मैं आपको उस तरह से डील कर पाऊंगी, ना आपको वो चीज़ जो है वो मिल पाएगी, ठीक है। तो ऐसे दूसरा जो है सप्लीमेंट्स में ये आ जाता है कि लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट लेते जाएं उससे आपके हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, दूसरी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व है, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो रूट होती है ना वो आपकी इंटरनल बॉडी है, ठीक है। अगर वो आप तरीके से उस चीज़ को मेंटेन रखेंगे तो देन आपकी वो चीज़ जो है अचीव होगी। आप इंटरनली आपको हेल्थ प्रोवाइड हो रही है, आप इंटरनली वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप नट्स भी ले रहे हैं, आप कार्ब्स की क्वांटिटी एक प्रॉपर अमाउंट पे बट हेल्दी कार्ब्स लेने हैं, जिसमें आपकी रोटी गंदम आ जाती है,
है। ये नहीं करना कि आप सफ़ेद आटे की रोटी ले रहे हैं या फिर आप बेकरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिर आप जो है मीठा ज़्यादा हेल्दी कार्ब्स आपने लेने हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा जो है पानी का हाइड्रेशन स्टेटस आपने बहुत अच्छा रखना है। सर्दियों में नहीं पिया जाता और उसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा डलनेस होना शुरू हो जाती है और दूसरा आपके बाल भी बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं आपके बाल। रूखे सूखे, एक तो हाइड्रेशन स्टेटस नहीं है प्रॉपर, ठीक है। जहाँ हम गर्मियों में 8 ग्लास ले रहे हैं या 12 ग्लास ले रहे हैं, वहाँ पे हमारे 4 ग्लास या कुछ हद तक 2 ग्लास लोग जो है वो ले रहे होते हैं। पूरे दिन में 2 ग्लास भी नहीं पीते हैं। तो इस वजह से हाइड्रेशन स्टेटस भी काफ़ी मैटर करता है आपके बालों के लिए, ठीक है। अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में एक बार ऑयलिंग लाजमी होती है, ठीक है। अगर एक बार जो है ऑयलिंग नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 2 वीक्स में एक बार करें, ठीक है। आई रेकमेंड के 2 वीक्स के अंदर एक बार जो है प्रोटीन मास्क आप लाजमी यूज़ करें। अब यहाँ पे एक प्रोटीन मास्क याद आई कि लोग करवाते हैं, एक्सटेंसो उन्होंने करवाई, उन्होंने कैरेट जाके कराते हैं, इतने पैसे दे के करा रहे होते हैं, बहुत ऐसी कॉस्मेटिक्स वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह सॉरी ब्रेड्स भी वो जो है लगवाते हैं। अगर आप एक्सटेंशंस लगवा रहे हैं, ब्रेड्स भी लगवा रहे हैं, 2 to 3 मंथ्स उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर आपके बालों को हार्म करेगी। अगर आपने वो लगवाए भी हैं, आपको वो जो है ना इचिंग क्रिएट करे, आपके बालों में खारिश होगी, तो आप जब आप खुद उसको रिमूव करते हैं ना, आपके जो नेचुरल बाल होते हैं वो भी उतर जाते हैं और उसकी जो रूट्स होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह कैरेटिन है, कैरेटीन के अलावा जो एक्सटेंसर, दोनों जो है आपके जो है, एक मेरे पास पेशेंट आई थी, उनके माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हेल्दी, ठीक है, नोनीबा बाल थे और बहुत ज़्यादा लंबे, यहाँ घुटने तक थे, ठीक है। उन्होंने करवाया कैरेटीन करवाया क्योंकि वो थोड़े फ्रीजी टाइप थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कैरेटीन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसी लेडी के बाल जो है इतने थिन और बिल्कुल भी देखने का दिल नहीं कर रहा था। आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो खराब हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसे ही है क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स यूज हो रहे हैं। आपके बाल स्ट्रेट तो हो रहे हैं बट वो डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू हो रहे हैं। क्यों आप कैरेटिन करवाते हैं ना, तो 2-3 माह के अंदर अंदर भी वो जो है ना आपके इस साइड पे फुलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो तो आपके नेचुरल बाल हो रहे होते हैं ना। तो फिर वो उनको कैरेटिन के बावजूद उनको फिर जो है वो स्ट्रेट करना पड़ता है। फिर वो क्या करती हैं, उनको एक्स्ट्रा वो ओवरथिंक करती हैं, स्ट्रेट करती हैं, वो और ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ये आपकी जितनी भी हीटिंग होती है ना जो आप अपने बालों को कर रहे होते हैं, ये आपको डैमेज ही करती है। तो दूसरा मुझे तैयबा ये बताएं कि हमें ये कहा जाता है कि जब जो मीट है या बीफ है ना, ये सबसे गुड सोर्स है आयरन का भी और आपके बालों के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा सोर्स है। तो एक तो आयरन इसमें मौजूद है, इसमें बाकी चीज़ें कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें इसका इंटेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी लिमिटेड इंटेक करना चाहिए, जिससे हमारे बाल भी अच्छे हो, हमारी स्किन भी हेल्दी हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि बीफ एंड मटन, ठीक है। बीफ एंड मटन, बीफ जो है उसका जो फ़ैट फ्री है ना वो आपने लेना है। इसी तरह मटन भी आपने फ़ैट फ्री लेना है, ठीक है, तब वो आपको पॉजिटिव रोल देगा। अगर बीफ लेना थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है, आप उसको जो है वीक में 2 से 3 मरतबा यूज़ करते हैं, बट एट अ टाइम आपने पर डे जो है एक पाम साइज़ की बोटी आपने लेनी है, ठीक है। 4 बोटियाँ होती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी साइज़ की, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो बिल्कुल नहीं मना, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं होती। इसका एक प्रोसेस ये भी होता है कि आप पहले उसका पानी बॉईल करके उसको एक्स्ट्रा फैट उसका रिमूव कर दें, ठीक है, तो देन आप उसको यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। बट अगर मटन एंड बीफ है तो वो यूरिक एसिड के पेशेंट भी नहीं ले, लेकिन इसी वजह से ना वो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है प्रिस्क्रिप्शंस के साथ यूज़ करें। अगर कोई PCOS का भी पेशेंट है, अब डिफरेंट डिजीज़ रिलेट करती है बीफ मटन के साथ भी, दालों के साथ भी, जबकि दालें भी प्रोटीन रिच सोर्स है, ठीक है। बट इट रिलेट्स कि आपको अनलेस कोई और अगर एक हेल्दी पर्सन है, उसको कोई और मसला नहीं है, तो वो फिर ये चीज़ें जो है आंखें बंद करके ले सकता है, ठीक है। आयरन जैसे अनीमिया, ठीक है, उसको खाली अगर अनीमिया है तो वो ये चीज़ें ले, उसके लिए बहुत बेस्ट सोर्स है। वो दिन में 2 बार ले। अगर साथ उसको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रोल है या कोई है, वो फिर ये चीज़ों की बड़ी एहतियात करके ले सकता है। एग्जैक्टली, एहतियात करके ले, और उसकी क्वांटिटी भी फिर उस लिहाज से ना कम हो जाती है। वो ये नहीं होता कि आपने 2 टाइम, और उसकी जो
मेकिंग प्रोसेस है ना वो भी डिफरेंट होता है इन पेशेंट्स के लिए। अच्छा। एक हेल्दी का अलग होता है, और जिनको अगर प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिजीज़ है स्पेसिफिक, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर किडनी प्रॉब्लम है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इनके अंदर ऐसे बैड जो है ना फैट भी होते हैं जो आपके जो है वेन्स के अंदर जाके वो जमना शुरू हो जाएंगे, देन वो फर्दर आपके जो है वो इशू होगा, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेट करती हैं आपस में। इसी तरह अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें करी लीव्स का जैसे मैंने बताया वो आपके पास पालक आ जाती है, ठीक है, साग आ जाता है, मेथी आ जाती है, ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। आप फल लें, ठीक है, आप फलों में एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, ठीक है, आपके जो है बॉडी में अगर कोई फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल जो कि हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको ये जो है ना वो रिमूव करता है। अगर जो है आपने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ले रहे हैं, लाइक फ्रूट्स आ गए या फिर कावा ग्रीन टी आ गया, ठीक है, आजकल जो है आपने सुना होगा मोरिंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जो है मार्केट में इन हो रहा है, इवन उसके शैम्पू भी जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, और वो अगर आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है बालों के लिए, क्योंकि वो आपको बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती जाएगी, आपके इंटरनल बॉडी से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा बैड चीज़ें हैं ना वो रिमूव होती जा रही हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा कि आपके हेयर जो है उसको बेहतर होना, रीजनरेशन होगी, आपके जो बेबी हेयर्स है वो रीग्रो करेंगे, आपके इसी तरह जो है जो बालों अगर हेयर फॉल है या कहते हैं ना कि दो मुँह में बाल है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी प्रोटीन जो हमारा होता है पेस्ट, क्या कहते हैं, मास्क होता है, ठीक है, अगर आप वो अगर सैलून जाते हैं ना, सैलून में वो क्या करती हैं कि थोड़ा सा केमिकल यूज़ कर लेती हैं, अच्छा। ठीक है, वैसा जब कोई फ़ायदा उसका नहीं होता। घर पे कैसे बना सकते हैं? घर में ये होता है कि आपने योगर्ट लिया, ठीक है, थोड़ा सा आपने एक बाउल में योगर्ट ले लिया, उसी के अंदर ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, ठीक है, भर के देन आपने उसके अंदर आपने अंडा डालना है, कच्चा अंडा, अच्छा, ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स करना है, उसका पेस्ट बनाना है, येलो कलर का पेस्ट बन जाएगा। आप उसका 1 टीस्पून आपने कैस्टर ऑयल डाला, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके हेयर्स के लिए, रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। आप उसके अंदर कलवंजी का तेल 2 से 3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। आपके अगर जिसके बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप उसके अंदर जो है कोकोनट ऑयल डालते हैं, वो बहुत अच्छा है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स मतलब 3 जो है वो ऑयल डालने हैं, एग डालने हैं और योगर्ट डालने हैं, प्रोटीन मास्क, और साथ में विटामिन ई के 2 कैप्सूल आपने डालने हैं। एलोवेरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो डालते हैं वो, क्योंकि वो शाइनिंग आपको बालों को शाइन देता है, तो वो भी अगर आप डालना चाहते हैं वो डालें, और उसको अच्छे से मिक्स करें, ठीक है, अच्छे से। जब वो पेस्ट बन जाता है ना, तो आप उसको जो है अपने बालों में लगाए तकरीबन ½ एन आवर के लिए। अगर तो सर्दियाँ नहीं हैं, गर्मियाँ, तो 1 घंटे के लिए आप उसको लगा के रखें। अगर जो गर्मियाँ हैं, नहीं सर्दियां हैं, तो आप उसको हाफ आवर के लिए लगा, मतलब अभी वाले मौसम में आप उसको आधा घंटा लगा के रख सकते हैं और उसके बाद वॉश कर लें, तो वो आपका एक बड़ा ही प्रोटीन अच्छा मास्क बन जाएगा, जो आप लोग सैलून में जाते हैं सर्विसेज लेने के लिए, वो आप इजीली घर में अवेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए तैयबा कि एक तो मौसमी फल जो आजकल आए हुए हैं वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए कितने अच्छे हैं, उनका इंटेक करना चाहिए। दूसरा ये कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब जैसे डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनका भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए भी बताएं कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है डाइट में उनके लिए, क्योंकि मीट, मटन, ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम होने होता है, बीपी का भी प्रॉब्लम होने होता है, तो वो किस तरह की डाइट पे जा सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए? अब जैसे कि CBD का जैसे आपने पहले बताया, तो CBD के पेशेंट के लिए पहले ये करना है कि प्रोटीन, जैसे अगर उन्होंने लेना है बीफ और मटन है, बीफ और मटन को पहले आपने बॉयल किया, ठीक है, उसका जब पानी निकाल दिया, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। एक दिन में एक बार आप यूज़ कर लें। अगर आप सेकंड टाइम भी यूज़ करना चाहें, आप योगर्ट के अंदर बना लें, ठीक है, विदाउट ऑयल। ओके, आपने पहले उसको बॉईल किया, ठीक है, थोड़ा सा उसको जो है लाइट सा बॉईल करना है, देन आपने फर्दर जो कुक करना है वो दही के अंदर करना है। अच्छा, ठीक है, वो बहुत अच्छा है कि आप योगर्ट एंड प्रोटीन, मतलब वो दोनों चीज़ें एक अच्छा टेस्ट भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है, और पेशेंट खा भी लेता है, क्योंकि वो थोड़ी सी इलादा जो है रेगुलर जो फीका खाना खा रहा है ना, उससे हट के होता है। उसके अंदर काली मिर्च आप ऐड कर दें, आप उसके अंदर नमक ऐड करें, थोड़ा टेस्ट इनहांस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है CBD के पेशेंट साथ में कावा रखें,
ग्रीन टी, मोरिंगा बहुत अच्छा है CVD के लिए, और डायबिटीज़ बहुत, दोनों के लिए मोरिंगा जो कावा है वो बहुत, इसके जो कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है, मोरिंगा के, वो भी आप जो है निहारमो आप ले सकते हैं। अच्छा। निहारमो पहले आप आलमंड्स खाएं, आलमंड्स खाएं, ठीक है, आलमंड्स भी हमारे बालों के लिए अच्छा है, ठीक है, और CVD कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। CVD, और जो डायबिटिक पेशेंट है ना, वो अगर निहारमो बादाम खाते हैं, देन उसके बाद जो है वो ये कैप्सूल ले रहे हैं अच्छा, मोरिंगा मोरिंगा का, के, ठीक है। एग्जैक्टली, तो ये जो है आपके CVD के इशू को भी रिजॉल्व करेगा और ये आपके डायबिटीज़ को भी रिजॉल्व करेगा। अगर ये किडनी का भी पेशेंट है, यूरिक एसिड का भी पेशेंट है, मोरिंगा एक ऐसा जो है सोर्स है, ये सोर्स कह सकते हैं, हाँ, वो ऐसा है कि सप्लीमेंट आ गया है कि जिसकी वजह से, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ठीक है, अगर आप अगर इसका पाउडर वैसे ही आप अपने सामने भी बनवाते हैं ना, आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर डाल के सुबह को निहारमो लेते हैं, ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है और ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ अगर थोड़ी एक्सीड पे उसकी रेंजेस जा रही है तो उसकी कम कर देगा, उसको भी मेंटेन करता है, बैलेंस करता है और कंट्रोल करता है। ये बड़ी अच्छी बात है। इस पर भी एक अलग से हम एक टॉपिक करेंगे मोरिंगा के ऊपर, मोरिंगा पाउडर के ऊपर या मोरिंगा लीव्स के ऊपर, कि हमें ये खाने चाहिए, किन लोगों को खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं खाने चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए तैयबा, अगर मैं आपसे पूछूं एक हमें सप्लीमेंट अगर खाना है अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए आप कौन सा सप्लीमेंट जो है वो रिकमेंड करेंगी, सजेस्ट करेंगी? मतलब डिफरेंट लोग हैं ना, डिफरेंट सजेशंस देते हैं, कोई कहते हैं बायोटिन खा ले, कोई कहते हैं आयरन का हवाले से खा ले, कोई कहेगा कि कुछ और खा ले। आप क्या बताएंगी कि एक सप्लीमेंट जो खाना चाहिए हमें हेयर ग्रोथ के लिए? हेयर ग्रोथ के लिए परफेक्टाइल प्लस बहुत अच्छा है, ठीक है, परफेक्टाइल प्लस, अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। बायोट अगर जैसे मैंने पहले कहा टेस्ट रिपोर्ट्स पहले करवा, अगर कोई आयरन डेफिशिएंट है तो मैं उसको आयरन का भी जो है वो सप्लीमेंट रेकमेंड करूँगी परफेक्टाइल के साथ, ठीक है, क्योंकि उस परफेक्टाइल में सारे जो है आयरन वो रिकवर नहीं करेगा, तो आयरन भी रखूँगी, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कि वो कैसे उसके ऊपर सूट कर रहा है। बायोटिन अगर तो परफेक्टाइल में बायोटिन होता है, इसलिए बायोटिन निकाल दिया। अगर आयरन नहीं है या विटामिन डी का उसके अंदर सप्लीमेंट नहीं है, तो वो जो है मैं इलादस उसको साथ में जो है मिक्स करवाऊंगी और उसको जो है इलादा वे, मतलब सुबह को अगर मैंने उसको विटामिन डी का दिया तो शाम में उसको मैं कहूँगी परफेक्टाइल का आप लो। अच्छा, मतलब वो और कर ले। हाँ, ऐसे ही होता है। और इसके अलावा क्यूटन बहुत अच्छा है, HSN बहुत अच्छा है, ये डिफरेंट जो सप्लीमेंट्स हैं हेयर के लिए इंटेक आप कर सकते हैं जो आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तैयबा बाबर हमारे साथ मौजूद थी। तैयबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। हेयर ग्रोथ के वाले से हम बात कर रहे थे कि हमारी डाइट ओवरऑल कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी एक तो हेयर ग्रोथ होगी, दूसरा हमारी बालों की जो सेहत है वो भी बेहतर होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। खूबसूरत नात पढ़ी है। नात खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हाफिज़ फुरकान कादरी साहब हैं। हाफिज़ साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने नात पढ़ी है। और क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को आपको पता है कि हम लोग ये वाला सेगमेंट ख़ास करके पीर साहब के साथ करते हैं, और ताकि हमें दीन इस्लाम की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियां संवार सकें और कुछ नई तालीमात जो है ना वो आप तक भी पहुंचा सके। तो आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, और वो ऐसा टॉपिक है और वो ऐसी आदत मैं तो कहूँगी हमारी है जिसको सुस्ती और काहली कहा जाता है। और इस सुस्ती और काहली की वजह से ही हम हमारे इतने इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, वो चाहे रोज़मर्रा के हों या चाहे हमारी ज़िंदगी के किसी मकाम के हों, हम कहीं ना कहीं या तो उनको भूल जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं बर वक्त नहीं कर पाते हैं, और बाद में हम फिर इसी अपनी सुस्ती और काहली की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हमें सारी ज़िंदगी रिग्रेट करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा दीन इस्लाम सुस्ती और काहली के बारे में हमें क्या तालीमात देता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब भी इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीनियर स्कॉलर हैं। पीर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। पीर साहब, आज सुस्ती और काहली के बारे में हमने बात करनी है कि दीन इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है सुस्ती और काहली के हवाले से, क्योंकि
बहुत सारे हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हम सिर्फ अपनी इस एक आदत की वजह से ना कहीं पसे पुछ डाल देते हैं या इग्नोर कर जाते हैं और बाद में फिर हमें रिग्रेट करना पड़ता है। बिस्मिल रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज तो आपने बिल्कुल एक ऐसे मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि जो लगभग दुनिया के सारे ही इंसानों का कहीं ना कहीं मसला मौजूद है। और फिर ये बुनियादी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा ढंग है, एक ऐसी आदत है जो रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, हर लम्हे की बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही होती है। और हम ये जानते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो दीन रहमत होने के साथ साथ दीन फितरत भी है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसे उसवे कामिल इसीलिए करार दिया गया कि इसके अंदर आदात की शक्ल में, मामलात की शक्ल में, मामूलात की शक्ल में सारा कुछ वो खैर पाया जाता है जो इंसानी ज़िंदगी की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करने का ज़रिया बनता है। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे पास जो सबसे बेहतरीन मिसाल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ही आदात और आपके इरशादात की शक्ल में, आपके मामलात और मामूलात की शक्ल में महफूज, और उससे हम रोशनी हासिल कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा दुआएँ तवातुर के साथ कुतुब सीरत और अहादीस से हम तक पहुँची हैं, उनके अंदर जो चंद दुआएं बहुत कसरत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते हुए नज़र आते हैं, उनमें से एक दुआ जो है वो इस सुस्ती से और आइजी से पनाह की है कि यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ वो दुआ है जो बुखारी और बहुत सारी और अहादीस की कुतुब में मौजूद है, कि जिसका मफहूम ये है कि ऐ अल्लाह मैं तो इससे आइजी और सुस्ती से पनाह तलब के हवाले से तेरी पाकीज़ा पनाह तलब करता हूँ। अब आप ये देखें कि आइजी से मुराद जो है वो भी एक सुस्ती का पहलू होता है और सुस्ती से मुराद भी सुस्ती है, लेकिन असल में आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी इस दुआ के अल्फाज के साथ ही हम पर एक इसके अंदर की जो खूबी है और इसके अंदर की जो गहराई है वो हम पर खोली। होता क्या है कि ये जो सुस्ती है इसके दो जो है ना वो मीडियम है, एक तो सोच की सतह पर सुस्ती होती है, ज़हनी तौर पर आप सुस्त हो जाते हैं, और एक फिर उसके नतीजे में अमल के तौर पर सुस्त हो जाते हैं, फिजिकली भी जी फिजिकली। ये जो आइजी का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है ये ज़हनी तौर पर सुस्त होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक तो आइजी का उर्फ़ आम में मतलब है जो हम सब जानते हैं, अल्लाह के सामने अपना न्याज पेश करना, किब्र से बचना, तकब्बुर से बचना, लेकिन ये आइजी का एक मतलब ये भी होता है कि ज़हनी तौर पर आप हार मान जाएं, इसे आइजी कहते हैं। अब आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जैसे जामे, ऐसी हुजूर की दुआएं, और उन दुआओं में जो तरतीब है, उसने तरतीब है वो भी जामे है। हुजूर ने पहले ज़हनी पसमानदगी और ज़हनी लाचारगी जो है, गोया ज़हनी सुस्ती जो है उससे अल्लाह की बारगाह में पनाह तलब की है, उसके बाद फिर जिस्मानी सुस्ती जो है उससे पनाह तलब की है, और फिर तीसरे दर्जे पे हुजूर ने ये दुआ मांगी कि मैं इन दो के बाद तीसरी दुआ का दर्जा ये है कि हुजूर ये कहते हैं कि मुझे गम और दुख जो है, हुज़न जो है, उससे मुझे पनाह अता फरमा। होता क्या है, और फिर कि जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को मिलने वाली नेमतें हैं उनके छिन जाने से पनाह तलब की है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या खूबसूरत तरतीब है कि ज़हनी तौर पर जब बंदा हार मानना शुरू करता है तो जिस्मानी तौर पर वो सुस्त हो जाता है और हार मानना शुरू कर देता है, और जब ये दोनों मामलात हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो जो अल्लाह की नेमतें हैं ना उससे उसकी महरूमी का सिलसिला होना शुरू हो जाता है। और हम ये देखते हैं हर ज़माने के अंदर जिन अक़वाम ने दुनिया के अंदर एक लीडिंग रोल प्ले किया है, एक कायदाना सलाहियत के साथ मामलात किए हैं, उनकी ज़िंदगी और मिजाज के अंदर सुस्ती हमें नज़र नहीं आती है। खुद सरकार दो आप ये देखें ना कि ये सुस्ती जो है ये इतनी नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह की बारगाह में, जैसे सरकार दो आलम को नापसंदीदा और हुजूर अल्लाह से इसके खिलाफ जो है गोया पनाह तलब कर रहे हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में भी जो सुस्त आदमी है और जो सुस्ती का रवैया है ये इंतहाई नापसंदीदा है। यानी ये जो सुस्ती का लफ्ज़ है ये कुरान हकीम में 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, एक दफ़ा सूरह मुनाफिकून में और एक दफ़ा सूरह तौबा में। आप ये देखिए कि दोनों मरतबा अल्लाह ने इसको निफाक के साथ जोड़ा है, मुनाफिकों के साथ जोड़ा है। यानी ये वो लोग हैं जिनका दिल और दिमाग एक जैसा नहीं होता, जिनकी सोच और जिनका अमल जो है उनकी सोच की तायीद नहीं कर रहा होता, उससे मुख्तलिफ होता है। लेकिन क्या हमें ऐसे वाक़या डॉक्टर साहब मिलते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि जहाँ पर लोग सुस्ती और कहानी का मुज़ाहिरा करते हैं और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो है वो आप ये देखें ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमली जो माहौल तरतीब दिया खुद अपने अमल से। हुजूर की अपनी ज़िंदगी जो है मुसलसल जिद्दोजहद के साथ हमें इबारत नज़र आती है। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें कहीं सुस्त होते हुए नज़र आते हैं। आप ये देखें
कि ऐलान नबूवत के बाद की जो 23 बरस की ज़िंदगी है उसमें कोई जो मुहद्दिसीन है और सीरत निगार है उन्होंने लिखा कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन हुजूर ने अपना कार नबूवत, वो जो जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से थी, उस तरफ से हुजूर ने आंख चुराई हो या हुजूर ने सुस्ती का मुजाहरा किया हो। और फिर इससे एक दर्जा आगे जाके आप ये देखें कि हुजूर ने जिन लोगों की तरबियत फरमाई उनके मिजाज के अंदर भी इसको पैदा फरमाया। हुजूर खुद फरमाते हैं कि जब आदमी सोता है तो शैतान जो है, ये जो सुस्ती की तरफ इंसान का जानना है, ये शैतान का एक हरबा है। शैतान, हुजूर ने फरमाया ना कि शैतान जो है वो जब इंसान सोता है तो उसके सर के ऊपर जो है वो 3 गिरें लगा देता है। जब कोई शख्स उठता है और उठते साथ ही अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है, तो एक गिरा खुल जाती है। फिर हुजूर ने फरमाया जब कोई शख्स वुजू करने के लिए जाता है तो अल्लाह उसकी दूसरी गिरा खोल देता है, और फिर जब वो नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो तीसरी गिरा खुल जाती है। और ये जो गिरा खुलने का अमल है ये हकीकत में उस सुस्ती से दूर होने का अमल है। और आप ये देखें कि जो आदमी इन 3 तरीकों से इन 3 गिरों को खोलने के लिए अल्लाह की बारगाह में कोशिश पेश करता है, उससे अल्लाह की तरफ से ये एक इनाम मिलता है कि उसकी दिन भर के सारे मामलात बरकत पर मुश्तमिल हो जाया करते हैं। यानी जब कोई आदमी अब ये देखें कि ये जो गिरें खोलने का अमल है, क्या ये 12-1 बजे हो सकता है? यकीनन इसका मतलब ये है कि इसका बेहतरीन वक्त वो है कि जो अल्लाह सुबह उठने का मामूल। आप ये देखिए इंसानी पूरी तारीख के अंदर जो अकवाम अल्लाह सुबह उठने की आदत जिनके अंदर मौजूद होती है, जिनके यहाँ सूरज के निकलने से पहले मामूलात ज़िंदगी शुरू हो जाया करते हैं और सूरज की गुरूब होते साथ ही मामलात ज़िंदगी जो है वो महदूद होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, वो कौमें जो हैं वो तेज़ी से तरक्की करती हुई नजर आती हैं। उसका सबब क्या है कि वो ज़हनी तौर पर जो है ना वो एक इत्मीनान के साथ मौजूद होती हैं, ज़हन चाकू चौबंद होते हैं, और फिर नतीजे के तौर पर उनकी अमली ज़िंदगी जो है वो भी हमें चाकू चौबंद नजर आती है। डॉक्टर साहब, हम तो बड़े छोटे छोटे अमल में भी देर कर देते हैं। कहा जाता है ना कि नेकी में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर छोटा सा एक अमल देखा जाए कि नाखून तराशने हैं, तो हमारे यहाँ पे कहते हैं जुम्मे के जुम्मे ही नाखून तराशे जाएंगे, लेकिन हमारा दीन इस्लाम में कह रहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अपनी जिस्मानी सफाई भी आपने रखनी है, देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल छोटा सा अमल है, लेकिन उसको भी हम अपनी सुस्ती और काहली की वजह से हम लोग जुम्मे के जुम्मे ले जाते हैं। या अगर देखा जाए तो नमाज में भी हम कभी ना कभी सुस्ती और काहली दिखाते हैं। आप ये देखें ना, नमाज को इसीलिए इतनी फोकियत और अहमियत दी गई है अमली ज़िंदगी के एतबार से। ये एतकादी मामला तो है ही है, यानी अकीदे का और दीन का अपने तौर पर एक हमसे तकाजा तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी को मरबूत रखने के लिए और मुस्तैद यानी चाकू चौबंद रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए नमाज की जो तरतीब है ये दुनिया की बेहतरीन तरतीब है। मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये मुशाहिदा भी है, और दुनिया भर के जितने लोग टाइम मैनेजमेंट के लोग हैं वो सारे हमें ये बताते हैं कि जिन लोगों के मामलात और मामूलात नमाजों की तकसीम के एतबार से तरतीब दिए गए होते हैं, उनके काम में बरकत भी होती है, उनके वक्त में बरकत भी होती है, और नतीजतन उनकी ज़िंदगियों, उनकी नेमतों और उनके रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत देना शुरू कर देता है। ये जो आपने तवज्जो दिलाई बड़ी ठीक बात है। इस्लाम ने जो उसका वक्त मुतय्यन किया है ना, वो उसकी आखिरी लिमिट बताई है कि और कुछ भी ना हो तो हर हफ्ते बाद जो है ना उसे लाजमी तराशा जाए, वरना जब इसका तकाजा हो, जब इसकी ज़रूरत महसूस करें उसी वक्त उसमें सुस्ती नहीं करनी। और जहाँ आपने पहली बात की कि नेकी को इख्तियार करने में जल्दी करनी चाहिए, वहाँ पर ही बुराई से दूर होने, अपनी बुरी खसलत को, अपनी बुरी आदत को अपने से डिटैच करने के लिए, अपने से हटाने के लिए, दूर करने के लिए भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो हमें इस जद्दोजहद की तरफ, नेकियों की तरफ तेज़ी से रग़बत करते हुए और बुराइयों से अपने आप को गोया दूर करने की जो तरगीब दिलाती हुई हुजूर की पूरी ज़िंदगी हमें नज़र आती है। खुद सरकार दो आलम को देखिए ना कि आप बहुत बचपन में हैं और एक बावकार ख़ानदान के अंदर मौजूद हैं। आपका ददयाल जो है वो आपके लिए दीदा और दिल फर्श राह किए हुए है, आपके चचा जान जो है वो आपके लिए मोहब्बत का सामान है, आपके दादा जान आपकी मोहब्बत के लिए सामान है, पूरा ख़ानदान आपके लिए मोहब्बत, और पूरा गोया आपकी आदात और अतवार की वजह से जो पूरा मक्का है वो आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन बहुत इब्तदाई दिनों में जब बच्चों के नाज नखरे उठाने के और उठवाने के दिन होते हैं, सरकार दो आलम उस अरसे के अंदर भी अपने घर में बैठे हुए एक सुस्त बच्चे की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते हुए नज़र आते, बल्कि वादी अजियाद में जाकर लोगों की बकरियां चराते हुए नज़र आते हैं। फिर जो ज़िंदगी की भरपूर जो मशक़ें हो सकती हैं वो सारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर नज़र आती हैं। बहुत इब्तदाई दिनों में घुड़सवारी सीखते हैं, तीरंदाजी सीखते हैं, हत्ता कि तैराकी सीखते हैं, और हुजूर उस पर बड़ा फ़ख्र फरमाते हैं, उसे खुशी के साथ अपने असहाब के साथ शेयर करते हैं। और फिर आप ये देखें कि हुजूर ने असहाब को भी अपने बच्चों के लिए
ये सारी जो अमली मशकें हैं ना, इनको करने की तरफ गोया तरगीब दिलाई है। ये सारी ये जो मशकें हैं, हकीकत में इनका फ़ायदा क्या है? ये जो घुड़सवारी है, ये तीर अंदाजी है, ये जो आपका खुद दौड़ना है, तैराकी है, मशक करना है, ये सारे का सारा अमल असल में जिस्मानी तौर पर आपको मजबूत करने के लिए। और यकीन मानिए कि ये सुस्ती जो है ना, ये शैतान का इस एतबार से एक बड़ा मुनफरिद हथियार है कि जब किसी शख्स के ऊपर सुस्ती गालिब होना शुरू हो जाती है ना, तो वो हुकूक अल्लाह के मामले में भी सुस्त होना शुरू हो जाता है और महरूम होना शुरू हो जाता है। क्या मतलब? हम देखते हैं कि नमाजों को तर्क करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो सुस्ती हुआ करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। उसका बाकी जो अल्लाह के साथ नवाफिल की शक्ल में, इबादत की शक्ल में जो अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता होता है और अल्लाह और बंदे के दरमियान कुर्बत का जरिया बनता है, उन सब से महरूमी का भी सबसे बड़ा जरिया क्या होती है? सुस्ती हुआ करती है। और जैसे अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक को कमज़ोर करने का सुस्ती एक बहुत बड़ा मीडियम और जरिया है, बिल्कुल इसी तरह बंदे का बंदे से जो रिश्ता है, बंदे के पर जो बंदे के हुकूक हैं, वालदैन के, आप ये देखें ना, अजीज़ो अकारिब के, ज़ौजैन के, बच्चों के, आपके दोस्तों के, वर्क प्लेस पे जो लोग आपके साथ हैं, उन सब के, इन सारे हुकूक की हक तलफी कब होना शुरू होती है? जब हमारे मिजाज के अंदर सुस्ती आना शुरू हो जाती है। इसीलिए दीन रहमत ने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा से हम तक ये खबर पहुंचती है कि सुस्ती जो है वो शैतान के रास्तों में से एक रास्ता है। और जब कोई बंदा अपने मिजाज में सुस्ती के करीब तर हो जाता है तो हकीकत में वो शैतान और उसकी जो चालें हैं उनके करीब होना शुरू हो जाता है। और आप ये देखें ना, हम देखते हैं लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे ज्यादातर चीजें तो शैतान पे ही डाल दी जाती है ना, उसके सुपुर्द कर दी जाती है कि अगर ये हमारा काम नहीं हुआ तो शैतान की वजह से शैतान से मुराद अल्लाह की, ये कर दिया वो कर दिया। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि शैतान से मुराद एक तो शैतान है ही है जो उर्फ़े आम में समझा जाता है। शैतान से मुराद अल्लाह से दूरी का जो जरिया है, अल्लाह की नाराजगी को अपने करीब करने का जो जरिया है ना, वो जो एक नेगेटिव फोर्स है उसका नाम शैतान है। सो ये हमारे अंदर से भी इस तरह की नेगेटिविटी पैदा हो सकती है और शैतान की तरफ से भी, जैसे हदीस से हम तक ये बात पहुंचती है होता है। लेकिन जहां हदीस ने हमें, सरकार दो आलम की जुबान अतर से हमें ये निशानदही हम तक पहुंची कि ये जो सुस्ती है और ये काहिली है, ये शैतान के मीडियम से हमारी जिंदगियों में दाखिल होती है, वहीं पर उसका हल भी तो बताया गया ना। अब वो जो मैंने अर्ज किया कि जो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह सुबह उठे और ये 3 मामलात करे, एक और दूसरी, तो इसके लिए फिर रात को जल्दी सोना पड़ेगा ना, वो एहतमाम करना पड़ेगा, तो फिर आप बसहूलत जो है वो सुबह उठ सकेंगे। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को ओवरऑल जो है इसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए। आप ये देखें, तारीख के अंदर हमें ऐसे मुनफरिद लोग नज़र आते हैं जिनकी ज़िंदगियों से हम तक ये खबर पहुंचती है। आप देखें ना, जैसे हदीस साइंसेस के अंदर इमाम बुखारी का हमें तज़किरा मिलता है, जिस एहतियात के साथ और जितनी तफसील के साथ, जितना सफ़र करके, जिस्मानी मुशक्क़त करके उन्होंने हदीसें इकट्ठी की, क्या कोई सोच सकता है कि एक ज़िंदगी में इतना भरपूर काम किया जा सकता है? यकीनन उसके पीछे सबब क्या है? वो जो सुस्ती को दूर करना है और उसके नतीजे में इनाम के तौर पर जब बंदा सुस्ती को से अपने आप को जुदा करना शुरू करता है, तो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम के फरमान के मुताबिक जो शख्स सुस्ती से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके वक्त में बरकत अता कर देता है। सो इन सारे लोगों की ज़िंदगी में हमें बरकत नज़र आना शुरू हो जाती है। और जब आप सुस्ती से दूर होते हैं तो अल्लाह ताला आपके अंदर, आपके जज्बे को ऐसी बरकत अता करता है कि आपसे बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। तारीख में जब मुसलमान सुस्ती से दूर थे और अपने आप को मुस्तैद रखते थे, तो फिर एक 22 साल का बच्चा सुल्तान मोहम्मद फातेह जो है वो इक़्तिदार में आता है और वो कुस्तुनतुनिया, इस पूरे खित्ते को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो जो बशारतें थी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की, उसका हकदार करार पाता है और उसे जो है ना वो उम्मत इस्लामिया के लिए जो है ना उसे उसकी आज़ादी का ज़रिया और वसीला बनता है। यकीनन उसके पीछे वो जो एक मिजाज के अंदर एक काम करने की लगन है, सुस्ती से अपने आप को, काहिली से अपने आप को दूर करने की लगन है, वो मैं समझता हूँ कि कार फरमा थी। बिल्कुल ऐसे ही है और इसका फ़ायदा भी होता है। और दूसरा मैं ये भी आप लोगों को बोलूँगी, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, कि 8 फरवरी आम इंतखाबात का दिन है, वोट डालने का दिन है, आपके हक राय दही का दिन है। उस दिन भी आप लोगों ने सुस्ती नहीं दिखानी है, क्योंकि डॉक्टर साहब हम काफ़ी लोगों का पूछते हैं ना फीडबैक, तो वही कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या ही बदलेगा, हमारे एक वोट देने से या हमारे वोट देने से हुकूमत क्या ही बन जाएगी और क्या ही तब्दील हो जाएगी। इसमें भी सुस्ती बहुत बड़ी गफलत साबित हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वोट जो है ये एक सियासी मश्क नहीं है सिर्फ, बिल्कुल ऐसे यकीनन सियासी मश्क तो है ही है, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर एक दीनी फरीज़ा भी है, क्योंकि दीन हमें ये कहता है कि आपने अपने मुमलिकत जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के निज़ाम हुकूमत के लिए अपनी मुस्बत राय देनी है। इसीलिए उलमा इत्तफाक करते हैं
कि वोट देना असल में एक शहादत देना है, गवाही देना है। और कुरान हकीम के अंदर और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें शहादत जो है उसके इजहार का, यानी उसको देने का बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें जोर दिया गया और हमें कहा गया कि शहादत जो है उसे ना छुपाएं। और दूसरे दर्जे पे मैं ये समझता हूँ कि बड़ी दयानतदारी के साथ हमारे यहाँ जो लोग 5 बरस तक तसलसल के साथ हुकूमतों पर तनकीद करते रहते हैं, अपने घर में, ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, और जिस वक्त आप हुकूमत को तब्दील करने में अपना कोई इनपुट दे सकते हैं, उस दिन आप जो है वो उसे छुट्टी के दिन के तौर पे मनाना चाह रहे होते हैं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि जो शख्स उस आधे पौने घंटे की मुशक्क़त को नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, उसके लिए अपनी सुस्ती के लिबादे को एक तरफ छोड़कर चुस्ती के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ वो वोटिंग पूल पर नहीं जा सकता और वहाँ पे वोट नहीं डाल सकता, पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकता। वो आधे घंटे पौने घंटे की मुशक्क़त ना करने वाले शख्स को अगले 5 बरस तक हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने की कम अज़ कम जो है ना हक नहीं होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन मौका हुआ करता है। हमें अक्सर अपनी साबका हुकूमतों से गिला और शिकवा रहा करता है। मैं ये समझता हूँ कि उससे बचने का, आइंदा के लिए उस पछतावे से बचने का और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, अपनी मुल्क के लिए एक बेहतर और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जो है ना मेरी तरफ से, आपकी तरफ से जो एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो बर वक्त अपना वोट डालना है। 8 फरवरी को बाहर निकले, अपना वोट डालें, वोट कास्ट करें, ज़ाया ना करें। आपके एक वोट से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो आज हमने इसी पे बात की कि सुस्ती और काहली हमारे से कैसे कैसे फैसले जो है ना उनको खराब भी कराती है। और आपकी इजाजत से एक बात जाते जाते, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपके पास तो हिदायत कामिला थी, अल्लाह की तरफ से बेहतरीन हिदायत और कामिल बात मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हुजूर असहाब पर जोर देकर उनकी राय तलब करते कि वो उस राय और मशावरत में शरीक हो। वोट देना भी मशावरत में शरीक होना। बेशक। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और हाफिज फुरकान कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।